गेन है। कुल मिला के तो राशि कितनी होगी सर? 10 लाख के करीब होगी ये। चलिए कीर्तन, बहुत ही क्लियर गोल है बेटी की शादी के लिए। अगले 5 साल में इनको चाहिए 15 से 20 लाख रुपए। फिलहाल जो भी निवेश कर रहे हैं जिन भी फंड्स में, उसमें इनके पास अभी 10 लाख मौजूद हैं। अरुण सर, आप निवेश कितना कर रहे हैं हर महीना वैसे? मैं पेंशनर हूँ जी। तो मेरे पास अभी निवेश के लिए हर महीने पैसा नहीं है। अच्छा, तो ये आपने लमसम किया हुआ है? हाँ, मेरा लमसम है। अच्छा। मेरा पेंशन से मेरा डे टू डे जो है एक्सपेंसेस जो है वो हो जाते हैं। ठीक और है, तो ये फंड्स का जो आपने निवेश किया हुआ है, इसका क्लियरली गोल बेटी की शादी है, ऐसा मैं समझ रही हूँ। ऑलमोस्ट दैट ओनली। चलिए, तो कीर्तन अब ये और निवेश नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से फिलहाल जो लमसम किया हुआ है उसकी वैल्यू 10 लाख है, उसी को कैसे बढ़ाया जाए बताएं। अरुण जी, सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा। मैंने सुना आपने कहा कि आप किसी एक यूलिप पॉलिसी में भी निवेश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि आपने यूलिप में रिटायरमेंट के बाद क्यों पैसा निवेश किया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस डिसीजन को वापस एक बार रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि जितने भी, जबकि मुझे नहीं पता है कि एग्जैक्ट कौन सी पॉलिसी है, पर जितनी भी यूलिप पॉलिसीज है मार्केट में, मेजरली उसका कोई एडवांटेज नहीं है वर्सेस इन्वेस्टिंग इन प्रोबेबली अ टर्म इंश्योरेंस प्लस अ म्यूचुअल फंड। एंड स्पेसिफिकली आपकी एज पर, क्योंकि आपकी एज ज्यादा है, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि आप रिटायर्ड है, तो आपका जो यूलिप में पैसा निवेश हो रहा है उसमें से काफी बड़ा हिस्सा आपको इंश्योरेंस देने के लिए भी बाहर निकाला जाएगा, जो कि इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। तो मुझे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि जो आप ये निर्णय लेने वाले हैं कि 5 साल के बाद जो उसका लॉक इन है वो खत्म हो जाएगा और आप इस पॉलिसी में कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो ये बिल्कुल साल सही इन्होंने कहा कि वो पैसे निकाल लेंगे। अरुण जी, कितने महीने और बचे हुए हैं? ये जुलाई 22 में आ जाएगा पैसा। ये कितना आएगा आपके हाथ में? अप्रोक्सीमेटली 12 लाख। कीर्तन, अभी उससे पहले निकल जाएंगे तो कितना घाटा होगा? नहीं, एक्चुअली वो 5 साल तक उन्हें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। दैट इज हाउ पॉलिसी। तो उनको 5 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और मुझे लग रहा है कि 5 साल बहुत नजदीक है, तो अभी उन्हें कुछ ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो पैसा जब आ जाएगा तो उसे सही तरीके से निवेश करने पे आई थिंक उनके गोल्स काफी अच्छी तरीके से अचीव हो जाएंगे। तो ये पहला पहला पार्ट था आपके क्वेश्चन का, खन्ना जी। आई थिंक दूसरा पार्ट आपके क्वेश्चन का ये था कि अगर आपके पास जिन स्कीम्स में निवेश है, क्या वो स्कीम सही है, क्या उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। तो देखिए, जनरली मैं 2 चीज की आपको यहाँ पर आपका पोर्टफोलियो देखकर सलाह देना चाहूंगा। सबसे पहले तो शायद आपकी पोर्टफोलियो में एक थीमेटिक स्कीम है जो बिजनेस साइकिल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है, आईसीआईसीआई की। देखिए, मुझे ब्रॉडली तो आपका ओवरऑल एलोकेशन ब्रॉडली पता है, पर मैं जनरली लोगों को जब म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने की सलाह देता हूं तो मैं थोड़ा सा थीमेटिक और सेक्टर फंड से दूर रहने की सलाह देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ओवरऑल इन स्कीम्स में बिना टाइम किए आप रिस्क रिटर्न को बैलेंस कर पाते हैं। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा कंजर्वेटिव या मॉडरेट है और ज्यादा अग्रेसिव नहीं है, तो मुझे लगता है इस स्कीम में निवेश के लिए आपको थोड़ा सा रिकंसिडर करना चाहिए। और उसके साथ आपने चले कि इन्होंने जनवरी में इसमें पैसे डाले हैं और अब अगर ये निकाल दें तो 1 साल से पहले होगा, या आपको लगता है कि 1 महीना और रुक जाएं? हाँ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो 1% आप एग्जिट लोड अगर इस स्कीम में है और वो बचाना चाहते हैं, तो देखिए, मार्केट को टाइम करना तो मुश्किल है। मुझे नहीं पता 1 महीने में मार्केट कहाँ होगा, और आज अगर पैसा निकाल देंगे तो क्या मार्केट का फॉल बचा पाएंगे, या गेन होगा तो गेन चला जाएगा, तो वो कॉल नहीं ले सकते। पर हाँ, डेफिनेटली अगर 1 महीना बाकी है और आप शायद एग्जिट लोड से बच पाएंगे तो 1 महीने बाद निवेश को निकालने की सोच सकते हैं। पर मुझे लगता है कि थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स प्रोबेबली आपकी एज पे मेरे हिसाब से लार्जली रिस्क प्रोफाइल में नहीं सूट करेगी। और दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बजाय, हाँ, तो कविता जी, मुझे ऐसा लग रहा है इसके साथ उनके पास एक और मोतीलाल ओसवाल का फंड भी है। तो अगर वो दोनों फंड्स अगर ये निकाल कर
अगर मिराई के लार्ज कैप में लगा दे तो थोड़ा सा इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा, क्योंकि इनके पास एक तो कोटक इमर्जिंग होगा, एक मिराई लार्ज कैप होगा और एक पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप होगा। आई थिंक इन तीनों फंड्स में ओवरलैप एक दूसरे से काफी कम है, तो ये एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सकता है अरुण जी के लिए। तो अब ये जब इनके पास 12 लाख रुपए जुलाई में आ जाएंगे तो उनको अगर विभाजित करना होगा, क्योंकि देखिए बेटी की शादी में तो अभी भी इनके पास कुछ समय बचा हुआ है ना। हालांकि अब क्योंकि ये पूरी तरह से इक्विटी में निवेशित हैं तो हमें उस टाइमिंग को भी ध्यान में रखना होगा कि इन्हें अपने पैसे धीरे धीरे निकाल के डेट की ओर शिफ्ट करने होंगे, क्योंकि बेटी की शादी का लक्ष्य है। तो 12 लाख रुपए किस तरह से विभाजित करें और किस तरह से जब आ जाए हाथ में, हालांकि तो अभी काफी समय है, लेकिन जब आ जाते हैं तो कहाँ डालें? तो मुझे ऐसा लग रहा है कविता जी, देखिए उन्होंने जैसे कहा कि उनके पास ऑलरेडी 8 लाख रुपए है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड है, वो भी पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो है। और ये जो दूसरे 12 लाख आएंगे तो उनको जो 20 लाख रुपए का लक्ष्य है वो 20 लाख रुपए तो ऑलरेडी उनके पास है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनको बहुत ज्यादा रिस्क लेने की जरूरत है इस पोर्टफोलियो पे, स्पेसिफिकली अगर इस पोर्टफोलियो को उन्होंने उनके गोल के लिए असाइन किया हुआ है। तो दो चीज यहाँ पर डेफिनेटली कहना चाहूंगा। सबसे पहले अरुण जी, कभी भी याद रखिए कि अगर आपका गोल आज से 5 साल बाद है तो आज से 3 साल बाद यानी 2 साल बाकी है आपके गोल को, उस टाइम फ्रेम में डेफिनेटली आपको इक्विटी से निकलकर फिक्स्ड इनकम में चले जाना चाहिए, क्योंकि जितना आपका गोल नजदीक आएगा उसमें मार्केट में वॉलेटिलिटी होने की वजह से आपको पता नहीं चलेगा कि आपके गोल पे आपको जितना पैसा चाहिए क्या उतना पैसा आप निकाल पाओगे कि नहीं। तो अगर मान लीजिए आपके पास आज से सिर्फ 3 साल है, राइट, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल आपके पास 20 लाख रुपए है। आज से 3 साल में इक्विटी मार्केट से बहुत ज्यादा मुझे लगता है पर्सनली एक्सपेक्टेशन डबल डिजिट CAGR की रखकर कोई मतलब नहीं है इस वैल्यूएशंस पे। तो आप अपना जो 8 लाख का पोर्टफोलियो है उसे शायद 2 लाख और बढ़ाकर 10 लाख अगर आप जो फंड्स में हमने बात की उसमें आप एलोकेट कर दे, राइट, और बाकी का बचा हुआ 10 लाख रुपए अगर आप कॉम्बिनेशन कर ले डेट म्यूचुअल फंड्स का और जो आप बैंक फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे थे उसकी जगह पे अगर पोस्ट ऑफिस में 5 साल की टाइम डिपॉजिट कर ले, तो वो कॉम्बिनेशन आपको फिक्स्ड इनकम में आपका पैसा थोड़ा सा कंजर्वेटिव तरीके से कैपिटल प्रोटेक्ट भी करेगा। मार्केट में जितना बैंक फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने पे मिल रहा है उससे ज्यादा रिटर्न भी मिलेगा और ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा और बैलेंस भी हो जाएगा आपकी एज प्रोफाइल को ध्यान में रखकर। मेरे ख्याल से 6-7 महीने के बाद एक बार फिर से अरुण जी को अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहिए, या तो फिर वो किसी प्रोफेशनल फाइनेंशियल प्लानर के पास भी जा सकते हैं। अरुण जी, फिलहाल जो आपको समझाइश दी गई है क्या आपको समझ में आई है? That I got it. ओके, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। अपना सवाल बैंक डिपॉजिट में 1.5% एक्स्ट्रा मिलता है, 1% एज ए स्टाफ एंड 0.5% एज ए सीनियर सिटीजन। सो आई थिंक नो नीड टू गो टू पोस्ट ऑफिस। बिल्कुल सही है सर, अगर आपको उसमें कंफर्टेबल लग रहा है तो आप उसी ओर जा सकते हैं, लेकिन वो आपको अभी तुरंत नहीं करना है। अभी जो फिलहाल इक्विटी में आपको बदलाव बताए गए हैं फंड्स के लिए लिहाज से, वो आप कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लेंगे अमित गौतम का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अमित, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग मैम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं देहरादून से बोल रहा हूँ मैम। बढ़िया, बताएं क्या सवाल है? एक्चुअली मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो भेजा हुआ है, जो मैंने PPFAS का डाला हुआ है फ्लेक्सी कैप। 2 साल से कर रहे हैं ना इसमें इन्वेस्टमेंट? ठीक है, एक्सिस ब्लू चिप में पिछले 1 साल से कर रहे हैं जी। और एक मेरे कट ब्लू चिप चल रहा है मेरा, इमर्जिंग ब्लू चिप, और एक मेरा एक्सिस ब्लू चिप चल रहा है मैम। ठीक है, तो कुल मिला के आपका ये 10,000 के आसपास का निवेश है? हाँ, अराउंड इतना है। 10,000 में और स्टार्ट करना चाहता हूँ अभी SIP। ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म अराउंड 15 to 20 years। बेटी की पढ़ाई के लिए? बेटी की पढ़ाई के लिए, बिल्कुल सही। क्या उम्र है बेटी की? मेरी उम्र अभी 39 है। बेटी की? बेटी की उम्र अभी 4 साल की है। चलिए, तो आप सबसे पहले तो सुकन्या समृद्धि में खाता खोलेंगे बेटी की पढ़ाई के लिए, ठीक है, लेकिन वो आपका डेट एस्पेक्ट हो जाएगा निवेश का। इक्विटी में आपको क्या बदलाव करने चाहिए, क्या एडिशंस करने चाहिए, कौस्तुभ गाइड करेंगे। कौस्तुभ, फिलहाल जो फंड्स हैं ना पोर्टफोलियो में वो तो अच्छे हैं, और क्या ऐड करें? 10,000 का निवेश बढ़ाना चाहते हैं।
जी बिल्कुल कविता जी। तो अमित जी ने जो फंड्स बताए वो काफ़ी बढ़िया फंड्स है, वेल मैनेज्ड है, तो इनमें तो कुछ बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं दो चीज़ें बताऊंगा। पहले 10,000 में जहाँ निवेश करने के पहले हम थोड़े उनके एलोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इन फंड्स का जो होल्डिंग ब्रेक डाउन करके देखें तो कुछ 15% था, क्योंकि पराग पारिक में उनका काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, वो अंतरराष्ट्रीय स्टॉक्स में जा रहा है, और 85% जो है वो इंडियन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट हो रहा है। उनमें से अगर वो 85% में से देखें, ऑलमोस्ट 4/5 या 80% लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक्सिस ब्लू चिप एक पूरा लार्ज कैप फंड हो गया। पराग पारिक का भी पोर्टफोलियो में काफ़ी लार्ज कैप एक्सपोजर है। मिराई में लार्ज कैप 50%, बाकी मिड एंड स्मॉल कैप में जाता है, पर उनका जो पोर्टफोलियो देखें काफ़ी ओवर एक्सपोज टू लार्ज कैप है। ये चीज़ मैं बताना चाहूँ, क्योंकि उनका गोल लॉन्ग टर्म है, फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ, और उनका अगर रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, मैं रेकमेंड करूंगा कि वो थोड़ा मिडिल स्मॉल कैप एक्सपोजर बढ़ाएं। पहली बात तो ये है, और हम बात करेंगे 10,000 में वो कैसे वो एलोकेशन कर सकते हैं। बट बस ये उनको याद रखना पड़ेगा कि जैसे हमने बोला, मिड एंड स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न पोटेंशियल के ऑप्शंस हैं, बट शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हो सकता है। तो वो जान के ही इन्वेस्ट करें कि बीच में वॉलेटिलिटी आएगी, पर उनको डटे रहना है, क्योंकि अभी हमें पता है कि रिसेंटली हाल में काफ़ी अच्छे किए हैं मिड एंड स्मॉल कैप्स। तो दूसरी बात, जैसे हमने बोला, स्टैगर करना होगा उनको इन्वेस्टमेंट्स, वो तो SIP के थ्रू एनीवेज हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहली ये बात है कि उनको फोकस करना है कि वो अभी जो 20% मिड एंड स्मॉल कैप में है वो 35-40% तक लेके जाना है। तो वो कैसे करेंगे, दूसरी बात हुई। जो उनका 10,000 का एडिशनल SIP वो चालू करना चाहते हैं, तो पहले 3 फंड जो हैं वो चालू रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छे फंड्स हैं। जो नए जो 10,000 है, मेरे हिसाब से ये 4 फंड जो हम रेकमेंड कर सकते हैं। पहले तो हो गया 2 जो फ्लेक्सी कैप फंड बोलते हैं, एक कोटक फ्लेक्सी कैप और एक UTI फ्लेक्सी कैप। वो काफ़ी बढ़िया फंड्स हैं, और उनका पोर्टफोलियो में काफ़ी डिवर्सिफिकेशन जो आ जाता है। हाल ही के फ्लेक्सी कैप फंड है, उनके स्टाइल, जो मैनेजर की स्टाइल है, काफ़ी डिफरेंट है, तो काफ़ी अच्छा डिवर्सिफिकेशन आ जाता है। बाकी के 2 फंड जो हम रेकमेंड करें, तो 2,500 दोनों 2,500 इन 2 कोटक फ्लेक्सी कैप और UTI फ्लेक्सी कैप में इनको SIP चालू करना है। और बाकी के जो 5,000 हुए, वो उनको मिड एंड स्मॉल कैप के फोकस से इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जैसे मैंने बोला, मिनिमम 7 से 10 साल का होराइजन मान के चलेगा, मिनिमम। उससे भी ज़्यादा, उनका 15 साल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि बीच में नीचे गया तो मैं डाटा रहूँगा। तो जो 2 फंड हम रेकमेंड करें, उस मिड कैप में DSP मिड कैप, और स्मॉल कैप में वो या HDFC स्मॉल कैप या SBI स्मॉल कैप में से 2,500 DSP और 2,500 एक स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हैं। आई थिंक ये करके उनका पोर्टफोलियो काफ़ी वेल डिवर्सिफाइड हो जाएगा। ऑलरेडी उनका अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर है थ्रू पराग पारिक, तो और वहाँ कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, और बस वो करते रहें। और हर साल दूसरी बात है कि वो अपना SIP अमाउंट जितना भी बढ़ा सके बढ़ाते रहें, क्योंकि हमारी आमदनी बढ़ती रहती है, बट हम अपने SIP के अमाउंट नहीं बढ़ाते, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई थिंक ये भी उनको याद रखना आमदनी भी बढ़ती है और खर्च भी बढ़ता है, बस निवेश ही है जो नहीं बढ़ पाता है। तो मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन आपको समझाइश समझ में आ गई अमित? जी बिल्कुल मैम। एक चीज, मेरा एक सवाल और है। मैं PPF में भी कुछ पैसा अपना डाल रहा हूँ, तो अभी अराउंड 5 lakhs मेरा वहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुका है। तो उसमें बहुत ज्यादा मुझको नहीं लग रहा कि कुछ मेरा वेल्थ उसमें बढ़ रही है। तो क्या मैं उस पैसे को भी अपना इक्विटी में डालूं कि उसको कंटिन्यू करूं PPF को? PPF में अभी तक आप 5 लाख रुपए इकट्ठा कर चुके हैं। खाता चालू रखने के लिए 1,000 रुपए डालते रहिए, और बाकी निवेश कहीं और करें इक्विटी में। कौस्तुभ? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कविता जी, आपने सही बोला कि जो वो रहने दीजिए इमरजेंसीज के लिए, अगर कहीं कभी इमरजेंसी के लिए विड्रॉ भी करना पड़े, और इक्विटी में बाकी का पैसा, नया पैसा इक्विटी में जाना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है। तो एलोकेशन शुड बी टुवर्ड्स इक्विटीज। आई थिंक वो इज द गोल्डन रूल दैट अमित जी शुड फॉलो। बहुत बहुत शुक्रिया अमित सवाल भेजने के लिए, और जल्द से जल्द बदलावों को लागू करें अपने पोर्टफोलियो में। अगला सवाल कुलदीप का होगा। क्या कुलदीप मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? यस मैम।
गुड इवनिंग कुलदीप, कैसे हो? बस मैम बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बताइए, बेटी की पढ़ाई के साथ साथ वेल्थ क्रिएशन का लक्ष्य है जिसके लिए आपने पोर्टफोलियो बनाया है ना? यस कब से कर रहे हैं इसमें इन्वेस्टमेंट? मैम ये मेरा 5 इयर्स से इन्वेस्टमेंट चालू ही है। ठीक है। हाँ, और अभी मैं 10,000 रुपीज या 5,000 प्लस एवरी ईयर में उसमें 10% इंक्रीज करके अराउंड 5 to 10,000 रुपीज में इंक्रीज करना चाहता हूँ अभी। तो अभी मेरा 2 सवाल मेरा जो अभी पोर्टफोलियो में आपको भेजा है जी। उसमें मेरा रिव्यू करना है कि मतलब ये सही है और इसमें ही बढ़ा के आगे जाए या फिर नया कुछ चेंज करना है और नया इन्वेस्टमेंट के लिए कहाँ पे जाए? 5 to 10,000 मुझे बताइए ना, आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब बच्चे की पढ़ाई और वेल्थ क्रिएशन के लिए। तो बच्चे की पढ़ाई के लिए तो आपको 15 साल में पैसे चाहिए ना, कितना चाहिए होगा? मैम अराउंड 50 लाख। 50 लाख रुपए ना, महंगाई को भी आपको देखिए इसमें एक फैक्टर इन करना होगा। खैर कीर्तन आपको डिटेल में बताएंगे क्या रणनीति अपनानी चाहिए। कीर्तन, मौजूदा फंड्स कैसे हैं? कविता जी, इस क्वेश्चन का आंसर भी 2 हिस्सों में देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे निवेशक अननेसेसरी बहुत सारे फंड्स पोर्टफोलियो में ऐड कर देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि पोर्टफोलियो में 4 या 5 फंड से ज्यादा फंड्स की जरूरत है, वेरी ऑनेस्टली। और आप जब भी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 4 एस्पेक्ट्स को ध्यान रखने की बहुत जरूरत है जब आप एक पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हो। तो जब आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करते हो, आप जब पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हो, तो सबसे पहले देखिए कि क्या आप ज्योग्राफिकली इस पैसे को डाइवर्सिफाई कर रहे हो या नहीं, पहला। दूसरा, आप देखिए कि क्या आप अलग अलग मार्केट कैप में पैसा लगा रहे हो कि नहीं, थोड़ा सा लार्ज, थोड़ा सा मिड, थोड़ा सा स्मॉल। क्वांटम चेंज हो सकता है आपके रिस्क एपेटाइट और होराइजन को टाइम में रखकर, पर क्या आप तीनों मार्केट कैप में पैसा लगा चुके हो या नहीं। तीसरी चीज, फंड मैनेजर की स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ फंड मैनेजर्स है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, कुछ फंड मैनेजर्स है जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, इसे भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और चौथी मेरे हिसाब से चीज ध्यान में रखनी जरूरी है कि आप जब पोर्टफोलियो बना रहे हो, उस पोर्टफोलियो में कौन सा ऐसा पोर्टफोलियो जो लो वॉलेटाइल इन्वेस्टिंग करता है और कौन सा पोर्टफोलियो जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये 4 चीजों को अगर आप ध्यान में रखें, तब जाकर आपका पोर्टफोलियो 4 या 5 फंड्स में मिलाकर एक प्रॉपर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। उस चीज को या इन चारों चीज को ध्यान में रखकर मुझे ऐसा लगता है कुलदीप जी, आपको एक तो एक्सिस मिड कैप वाला जो आपका फंड है उसे कंटिन्यू करना चाहिए, डीएसपी स्मॉल कैप आपको कंटिन्यू करना चाहिए। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा लार्ज कैप ऐड करना चाहिए, क्योंकि आप शायद थोड़ा सा लार्ज कैप एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा सा मिसिंग है। तो जब आप ये 3 फंड्स को ऐड करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट कैप में आपका डाइवर्सिफिकेशन सही हो जाएगा। आपको एक पीपीएफएस फ्लेक्सी कैप भी ऐड करना चाहिए, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक वैल्यू स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग भी ऐड हो जाएगी और एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि पीपीएफएस इंटरनेशनली भी इन्वेस्ट करता है। और आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड जो आपका है उसे कंटिन्यू करना चाहिए। अब इससे होगा ये कि आप जब एक्सिस मिड कैप, डीएसपी स्मॉल कैप और मेरा लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, जो मार्केट कैप डाइवर्सिफिकेशन चाहिए वो आ जाएगा। जब आप आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी और पीपीएफएस लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है जो एक वैल्यू स्ट्रैटेजी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में वो आ जाएगा, क्योंकि लार्जली अगर आप एक्सिस और मेरा की स्ट्रैटेजी देखें तो वो लोग ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए आईसीआईसीआई और पीपीएफएस के फंड्स उसे बैलेंस कर लेंगे। तो ये 5 चीजों का पोर्टफोलियो मुझे ऐसा लग रहा है एक परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी आपके पोर्टफोलियो के लिए बन सकता है। पर क्योंकि आपके पास थोड़ा सा लंबा समय है, 15 साल आज से, तो आपकी एलोकेशन एक्सिस मिड कैप और डीएसपी स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज्यादा रख सकते हैं वर्सेस आईसीआईसीआई, मिराई और पीपीएफएस। इससे होगा ये कि आप शायद थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न या सीएजीआर या अल्फा जनरेट कर पाएंगे आपके पोर्टफोलियो पे। चलिए कुलदीप, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया हो, और फंड के नाम अगर आपसे मिस हो गए हैं तो मैं चाहती हूं कि आप YouTube पर ये शो एक बार वापस से देख लें प्लेलिस्ट में जाके, तो आपको फंड के नाम भी मिल जाएंगे। कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप क्या? हाँ मैम, मेरा वही पूछना है कि अभी जो मेरा एबीएसएल का फ्रंट लाइन इक्विटी है
और फ्रैंकलिन इंडिया का स्मॉलर है, उसका हमें क्या करना है? उसमें ऑलरेडी मेरा 5,000 का SIP चल रहा है, तो उसको क्या स्टॉप करना है और आगे बढ़ना है या फिर? बिल्कुल, मेरे पास केवल 30 सेकंड का समय है कीर्तन। उसका आंसर है हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने जो 5 स्कीम्स कही है उसी में निवेश कीजिए, बाकी स्कीम्स में आप SIP स्टॉप कर लीजिए। चलिए कुलदीप, उम्मीद करते हैं कि अब समझ आ गई हो सलाह। और कीर्तन आपका, कौस्तुभ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग में उनकी मदद की है। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन आपके सवाल नहीं रुकने चाहिए। अपने सवाल आप हमें व्हाट्सएप करें और सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे शोज जाते हैं, कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। हम आपके तमाम सवालों को शो में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार।